स्टूडेंट्स, आप हैं एसवीसी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आपके ट्वेल्थ के बाद क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, आप कौन कौन से कोर्सेज़ में जा सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं, या फिर आप अपना कैरियर ट्वेल्थ के बाद किस ओर बना सकते हैं। ये वीडियो का पार्ट 3 है। इससे पहले मैं 2 वीडियो आपके कैरियर से रिलेटेड ला चुका हूँ, जो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। 12वीं के बाद मैं क्या करूँ, इस नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसके अंदर 2 पार्ट आज मैं वीडियो अवेलेबल करा चुका हूँ। ये वीडियो का पार्ट 3 है और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आपके उन ऑप्शंस के बारे में जो आप चुन सकते हैं ट्वेल्थ के बाद। मैं पिछले वीडियोस में समझा चुका हूँ कि मैं किस आधार पर आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ और कैसे आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो सबसे पहले जो आज हम बात करेंगे वो होगा कि मैंने जो कैटेगरीज बताई थी स्टूडेंट्स की, उसमें से मैं फर्स्ट कैटेगरी को ले रहा हूँ। आप पढ़ाई में अच्छे हैं और आपके परिवार की आर्थिक स्थिति भी अच्छी है। जी हाँ, फर्स्ट कैटेगरी के बारे में हम बात करेंगे, उनके कैरियर ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे कि आप पढ़ाई में अच्छे हैं और आपके परिवार की आर्थिक स्थिति भी अच्छी है। यदि आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो पढ़ने में अच्छे हैं, यहाँ पढ़ने में अच्छे हैं से मेरा मतलब है कि आप कम से कम 75% ले आते हैं ट्वेल्थ में, अच्छे परसेंटेज ले आते हैं। या फिर आपका अपना डेफिनेशन हो सकता है अच्छे परसेंटेज का। मेरा डेफिनेशन कहता है कि पढ़ाई में अच्छे होने का मतलब है कि 75% से अधिक परसेंटेज आप लाते हैं। और साथ ही साथ आपको इकोनॉमिकल प्रॉब्लम नहीं है, आपके घर में पैसों की प्रॉब्लम नहीं है। आपके पेरेंट्स आपको आपके ऊपर खर्च करने के लिए तैयार हैं। तो यदि आप इस कैटेगरी में आते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इसमें मैं आप लोगों के लिए कैरियर ऑप्शंस के बारे में बात करने वाला हूँ। इसमें जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे, यदि आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए ये विकल्प हो सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि आपको यही करना चाहिए। मैं सिर्फ़ और सिर्फ सजेस्ट कर रहा हूँ उन ऑप्शंस को जिसके बारे में आप सोच सकते हैं। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा कि आप यही करिए। मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपके सामने कुछ ऑप्शंस रख रहा हूँ कि आप इन ऑप्शंस के बारे में सोच सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत से ऑप्शंस हो सकते हैं, लेकिन ये मेरी अपनी राय है। ऐसा नहीं है कि मैं जो बता रहा हूँ सिर्फ इतने ही ऑप्शंस हैं। आप और भी कहीं से भी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, नॉलेजेबल व्यक्ति से जानकारी ले सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं कॉमर्स विषय के साथ। हम जानेंगे कि कॉमर्स के यदि आप छात्र हैं और आपने ट्वेल्थ का एग्ज़ाम दिया है या जस्ट देने वाले हैं, तो आपके लिए क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। तो कॉमर्स के छात्रों के लिए मैं ऑप्शंस की बात करूंगा फ़िलहाल, और उसमें भी हम 2 कैटेगरी में बात करेंगे। ऐसे विकल्प, ऐसे ऑप्शंस जिनके लिए सब्जेक्ट मैटर नहीं करता। मतलब आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो लेकिन ऐसे कोर्सेज़ को भी आप चुन सकते हो जिसके लिए सब्जेक्ट मैटर नहीं करता। मतलब उसको आर्ट्स वाला भी कर सकता है, आर्ट्स वाला भी उस ओर जा सकता है, मैथ्स वाला भी, साइंस वाला भी। कोई भी सब्जेक्ट का स्टूडेंट हो, किसी भी सब्जेक्ट का स्टूडेंट हो, वो इन विकल्पों पर जा सकता है। तो 2 कैटेगरी में मैं बांट कर बात करूंगा। ऐसे ऑप्शंस जिनके लिए सब्जेक्ट मैटर नहीं करता, वो सिर्फ कॉमर्स के लिए नहीं है, सिर्फ आर्ट्स के लिए नहीं है, सिर्फ साइंस के लिए नहीं है, सभी के लिए है। एग्रीकल्चर हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, आप इन ऑप्शंस को चुन सकते हैं। एंड सेकेंड कैटेगरी में मैं बात करूंगा स्पेशली ऐसे ऑप्शंस जो सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स के लिए हैं, या कहें कि कॉमर्स के लिए बेस्ट हैं वो ऑप्शंस। तो हम बात करते हैं सबसे पहले जिस ऑप्शन की, वो है यूपीएससी। जी हाँ, यूपीएससी या एमपीपीएससी, इस तरह के जो सिविल सर्विसेज वाले एग्ज़ाम होते हैं, यूपीपीएससी, यूपीएससी, एमपीपीएससी, या किसी भी स्टेट के जो सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम होते हैं जिसके अंतर्गत तहसीलदार, या नॉर्मल लैंग्वेज में कहें तो आईएएस ऑफिसर, कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, ये सब पद आते हैं इसके अंदर। फॉरेस्ट ऑफिसर्स होते हैं। तो ये जो ऑफिसर रैंक के जितने भी पद हैं, चाहे वो आप किसी भी डिपार्टमेंट में ले लें, चाहे वो सिविल डिपार्टमेंट हो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, या कोई और डिपार्टमेंट हो, उसमें जो ऑफिसर रैंक के जो पोस्ट होते हैं ना, उनकी परीक्षाएं यूपीएससी, एमपीपीएससी, इस तरह के जो परीक्षा की
संगठन बने हुए हैं, परीक्षा की जो पद्धतियाँ बनी हुई है उसके माध्यम से होता है। और यदि आपने कोई ऐसा सपना सजाया है कि आप ऑफिसर बनना चाहते हैं, आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, तहसीलदार बनना चाहते हैं, या बड़े रैंक की पोस्ट आप चाहते हैं, आपके पास दिमाग भी है, आपके मार्क्स भी हैं, आप पढ़ने में बहुत अच्छे भी हैं, और आपके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, मतलब आप कोचिंग कर सकते हैं बड़े शहर से, अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हैं, बुक्स पर खर्च कर सकते हैं, ऑनलाइन कोचिंग पर खर्च कर सकते हैं, तो जी हाँ, आपके लिए ये विकल्प अच्छा हो सकता है। तो लेकिन मेरी सलाह ये होगी कि अगर आप इस ऑप्शन की ओर जाते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको अपना तन मन धन पूरा देना होगा। जी हाँ, 100% एफर्ट चाहिए होता है। आप हाफ हार्टेड होकर नहीं जा सकते इसकी ओर, 100% एफर्ट चाहिए आपको। आपको मैंने जितना सुना हुआ है, मैंने खुद इसकी प्रिपरेशंस नहीं की है, लेकिन मैंने जितना सुना हुआ है इसके लिए आपको कम से कम 8 से 10 घंटे रेगुलर स्टडीज़ की ज़रूरत होती है, तब जाकर आप यूपीएससी एमपीपीएससी इस तरह के एग्ज़ाम्स को क्रैक कर पाते हैं, क्योंकि इसमें 3 लेवल्स होते हैं। आप पहले प्री होता है, फिर मेंस होता है, उसके बाद इंटरव्यू भी होता है। जी हाँ, 3 लेवल्स होते हैं। तो आप पूरी तरह से इस ओर जाएं, इससे पहले इसकी पूरी जानकारी ले लें। मैं यहाँ पर इसकी पूरी फुल डिटेल नहीं दूंगा, एक एक पोस्ट के बारे में मैं सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा, जहाँ मैं पूरे प्रोसेस को क्लियर करूँगा कि कैसे फॉर्म भरे जाते हैं, क्या प्रोसेस होता है सिलेक्शन का, और सिलेक्शन होने के बाद क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं आपको, और सिलेक्शन के लिए आपको क्या करना चाहिए, उसके लिए क्या टिप्स हो सकते हैं। इससे रिलेटेड सारे सेपरेट वीडियो अलग अलग पोस्ट के लिए, अलग अलग ऑप्शन के लिए अलग अलग वीडियो में लेकर आऊँगा आगे। यहाँ मैं सिर्फ इतना कह दूँ कि ये एक ऑप्शन आपके लिए हो सकता है, लेकिन इसकी ओर जाने से पहले आप इसकी पूरी फुल डिटेल ज़रूर ले लें, नहीं तो बाद में आपका समय हो सकता है कि आप कहें कि यार बर्बाद हो गया मेरा समय, अब फिर मैं किसी और ऑप्शन की ओर जाऊँ। और दूसरी बात ये है कि ऐसा नहीं है कि ये 12th के बाद किया जाता है। मैं कैरियर ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ कि आप 12th के बाद इस कैरियर ऑप्शंस की बात कर सकते हैं। 12th के बाद बच्चे अक्सर प्रिपरेशन तो शुरू कर देते हैं, लेकिन इसका एग्ज़ाम जो है वो एग्ज़ाम आप ग्रेजुएशन के बाद दे सकते हैं। तो इट मीन्स कि अगर आप इस ऑप्शन की ओर जाओगे तो 12th के बाद मतलब रिज़ल्ट आते ही आपको किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी कॉलेज से, वो आप अपनी सुविधा से देख सकते हैं, वहाँ से आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हो। हाँ, लेकिन इसकी प्रिपरेशंस तो आपको 12th के बाद से ही शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि ये इंडिया का टॉप मोस्ट एग्ज़ाम है, सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम माना जाता है, टॉप रैंक एग्ज़ाम माना जाता है, और टॉप रैंक की पोस्ट भी मिलती है इससे। तो इसलिए इस ओर जाने से पहले इसकी फुल डिटेल ज़रूर देख लीजिएगा। आपको इसका फुल डिटेल एसवीसी क्लासेस के ही चैनल पर मिल जाएगा, या आप किसी और सोर्स से भी इसकी फुल डिटेल ले सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे ही चैनल से आप इसका फुल डिटेल लें। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें, मैं बात कर रहा हूँ ऐसे ऑप्शंस की जिनके लिए सब्जेक्ट मैटर नहीं करता। तो वो ऑप्शन है एक पटवारी। ये आपने सुना होगा, हर राज्य में इसकी परीक्षाएं होती है पटवारी पद के लिए, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, या किसी भी और राज्य की आप बात कर लें। सभी राज्यों में पटवारी पद के लिए परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। आप पटवारी पद के लिए आवेदन कर सकते हैं, इसके प्रिपरेशंस कर सकते हैं। इसके लिए भी मैं यही कहूँगा कि 12th के बाद आप इसके प्रिपरेशंस में लग सकते हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारियों में लग सकते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, कोचिंग के माध्यम से हो, या सेल्फ स्टडी के माध्यम से हो। आप इसकी तैयारियों में लग जाइए अगर आप इस ओर सोचना चाहते हैं तो। लेकिन आपको किसी अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन कर लेना चाहिए, तभी आप इन परीक्षाओं का फ़ायदा उठा सकते हैं पूरी तरह से। तो ग्रेजुएशन चलने दीजिए अगर इस ऑप्शन के बारे में सोच रहे हैं, और साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं कि ग्रेजुएशन के साथ साथ आप एक और काम कर लें कि प्रिपरेशंस जारी रखें, क्योंकि कंपटीशन एग्ज़ाम्स 1 महीने 2 महीने की तैयारियों में नहीं निकलते, ये सच्चाई है। आप ज़मीन पर रहिए, कंपटीशन इतना बढ़ चुका है कि आपको तैयारियों के लिए कम से कम 3 साल देना होगा, कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारियों के लिए कम से कम 3 साल, तब जाकर आप श्योर हो सकते हैं कि आप कोई कंपटीशन एग्ज़ाम पास कर जाएंगे। इसी में और भी ऑप्शंस है, जैसे एसएससी के सीजीएल, एसएससी के सीएचएसएल, या एसएससी के एमटीएस। एसएससी कई सारे एग्ज़ाम लेती है, ये नेशनल लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं, इसमें पूरे इंडिया के स्टूडेंट शामिल होते हैं, तो उतना ही ये टफ भी होता है, हालांकि नामुमकिन नहीं होता। एक अच्छी चीज़ इसमें यह है कि हर साल इसके पोस्ट आते हैं, हर साल एसएससी कैलेंडर जारी करता है। आपको वेट नहीं करना कि कौन से साल में वैकेंसी आनी है, हर साल इन तीनों की ही वैकेंसी आती ही आती है। बस आपको क्या करना है, अच्छा सा प्रिपरेशन करना है, और
जैसे ही फॉर्म आते हैं फिल करना है और परीक्षा देनी है। इसका सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा सा एक दूसरे से डिफरेंट है। जैसे सीजीएल की बात करें तो ये लगभग कह सकते हैं आईएएस यूपीएससी के जो एग्ज़ाम देते हो ना, ठीक उस तरह का है। हाँ, टफनेस उससे थोड़ा कम है, लेकिन इसमें भी आपको सीबीटी 1 सीबीटी 2 मतलब प्री मेंस और इंटरव्यू वाले कैटेगरी से होकर गुजरना होता है। एमटीएस सबसे लोअर लेवल का होता है। सीजीएल की बात करें तो इसका फुल डिटेल मैं आगे जाकर लेकर आऊँगा सेपरेट वीडियो में, सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस। यहाँ मैं इतनी बता दूँ कि सीजीएल जो है वो ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम होता है, इसके लिए आपको ग्रेजुएशन करना होता है। सीएचएसएल 12th लेवल का होता है, जस्ट 12th पास करने के बाद ही आप, रिजल्ट आने के बाद ही आप इसमें अपीयर कर सकते हो। तो ये वो एग्ज़ाम है जो आपको, अगर आप सोच रहे हो कि कंपटीशन एग्ज़ाम कैसा होता है जानना चाहते हो, तो जस्ट आप नेक्स्ट ईयर सीएचएसएल के फॉर्म भर दीजिए। सीएचएसएल के फॉर्म भर के और इसके एग्ज़ाम दीजिए, आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा कि कंपटीशन एग्ज़ाम कैसे होते हैं, या आप इसके प्रिपरेशंस को स्टार्ट भी कर सकते हो। कहीं से भी किसी भी तरह से इसकी तैयारियां शुरू कर सकते हो और साथ में अपनी आगे की जो भी पढ़ाई आप करना चाहते हो वो कर सकते हो। एमटीएस 10th लेवल का होता है। तो इन ऑप्शंस के बारे में आप सोच सकते हो। सब्जेक्ट मैटर नहीं करता, बस मेहनत की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं। जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है बैंकिंग। अब बैंकिंग सेक्टर में अगर आप जाना चाहें तो बैंकिंग सेक्टर की ओर भी आप देख सकते हैं। बैंकिंग के अंतर्गत क्लर्क हो, पीओ हो, या किसी और पोस्ट की तरफ आप देख सकते हैं। पीओ मतलब प्रोबेशनरी ऑफिसर, क्लर्क सबसे लोअर लेवल का एक ऑफिशियल पोस्ट कह सकते हैं इसको। इसकी तैयारियां एसएससी के लेवल या एसएससी से थोड़ा ऊपर मान सकते हैं आप इसको। इसके लिए मेहनत की बहुत ज़रूरत होती है। इसके लिए कैलकुलेशन आपका बहुत अच्छा होना ज़रूरी है। इसमें जीके वगैरह तो आपसे नहीं पूछे जाते, जीके नहीं आता आपसे जीके नहीं पूछा जाता, लेकिन आपका मैथ्स जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए बैंकिंग में जाने के लिए। बैंकिंग में जाने के लिए आपका मैथ्स एकदम एक्यूरेट होना चाहिए, स्पीड होना चाहिए आपके कैलकुलेशन का। इसके अलावा इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए। मैथ्स और इंग्लिश यदि आपकी अच्छी है तो आप बैंकिंग सेक्टर की ओर देखिए। अन्यथा मैं सलाह दूंगा कि यदि आपकी मैथ्स और इंग्लिश अच्छी नहीं है और कॉन्फिडेंट नहीं है आप इन दोनों सब्जेक्ट में, तो आप बैंकिंग की ओर ना देखें। इसकी तैयारियां भी आप ऑफलाइन ऑनलाइन कोचिंग के माध्यम से शुरू कर सकते हैं और साथ में ग्रेजुएशन जारी रख सकते हैं। हालांकि क्लर्क लेवल के पोस्ट कई ऐसे होते हैं जो 12th के बाद ही आप एग्ज़ाम दे सकते हैं उसमें, और बाकी जो पीओ के एग्ज़ाम हैं या दूसरे एग्ज़ाम्स होते हैं वो उसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए। तो आप कहीं से ग्रेजुएशन करिए और कोचिंग साथ में स्टार्ट रखिए। 2 से 3 साल अगर आप प्रिपरेशन करते हैं और बीच बीच में आप एग्ज़ाम देते रहिए जो आपको प्रैक्टिस कराता रहेगा, तो सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएंगे। बहुत रेपुटेटेड जॉब माना जाता है बैंकिंग का। नेक्स्ट जो ऑप्शन है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ आपको सब्जेक्ट मैटर नहीं करता, वो है डिफेंस सर्विसेज, या फिर पुलिस। डिफेंस सर्विसेज में आप सारा ले लीजिए, चाहे वो सीआरपीएफ हो या फिर सीआईएसएफ हो, या किसी भी स्टेट की पुलिस की बात कर ले, या दिल्ली पुलिस की बात कर ले, या डिफेंस की जितनी भी बटालियंस हैं उनके जो चाहे वो आर्मी हो, बीएसएफ हो, कोई भी हो, इससे रिलेटेड पोस्ट आपको हर साल वैकेंसी में मिल जाएगा। आप इसकी डिटेल एग्ज़ाम पेपर से या अलग अलग वेबसाइट से ले सकते हैं कि इनकी वैकेंसीज कब आती हैं, इनके प्रिपरेशंस कर सकते हैं आप। इसमें फिजिकल भी होता है और रिटन एग्ज़ाम भी होता है। अगर आप फिजिकली फिट हैं और आप इस ओर जाना चाहते हैं तो इसके बारे में भी सोच सकते हैं। ये एग्ज़ाम्स मोस्टली 12th के बाद आप अपेयर कर सकते हैं, 12th के बाद ही आप इसमें भाग ले सकते हैं। तो ज़्यादातर युवा इस ओर जाना चाहते हैं, खास करके ग्रामीण क्षेत्र के युवा। अक्सर देखा जाता है कि 12th के बाद इस ओर देखना शुरू कर देते हैं। तो आप भी इस ओर देख सकते हैं और ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी माध्यम से कोचिंग स्टार्ट करके आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा टफनेस इस एग्ज़ाम का नहीं होता। अगर आप 50 से लेकर 70% तक बनाने वाले स्टूडेंट हैं तो मैं मानता हूँ आपके चांसेस इस ओर बढ़ जाएंगे। उसके बाद जिस ऑप्शन की बात करेंगे हम लोग वो होगा डाटा एंट्री ऑपरेटर या क्लर्क का एग्ज़ाम। क्या होता है, हर स्टेट और हर विभाग में डाटा एंट्री ऑपरेटर की ज़रूरत है। आप जानते हैं कि आजकल काम कंप्यूटर्स पर होते हैं, तो कंप्यूटर पर काम करने के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर चाहिए होता है। और वो प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, हर ऑफिस में आप देखते होंगे कि कंप्यूटर ही कंप्यूटर होते हैं। वहाँ पर हर कंप्यूटर पर एक आदमी बैठा होता है, काम करता है, उसे डाटा एंट्री ऑपरेटर कहते हैं। ये एग्ज़ाम भी आप दे सकते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट
जॉब्स भी अवेलेबल हैं, प्राइवेट जॉब भी अवेलेबल हैं। तो इसकी तैयारियों के लिए आपको क्या करना होगा कि 12th करने के बाद आप कंप्यूटर का डिप्लोमा कर सकते हैं, या ग्रेजुएशन के बाद भी आप डिप्लोमा ले सकते हैं कंप्यूटर का, और कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारियां कर सकते हैं। और जैसे ही गवर्नमेंट वैकेंसीज निकालती है किसी भी विभाग में तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहें तो प्राइवेट सेक्टर में भी अप्लाई कर सकते हैं। आसानी से मिलने वाला जॉब माना जाता है डाटा एंट्री ऑपरेटर का। प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत आसानी से मिल जाता है, बस आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और नॉलेज होना चाहिए। प्रैक्टिकल नॉलेज इसमें ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि ये काम आपको करना होता है। जितनी अच्छे से आप वर्क करके देंगे, आपके प्रोग्रेस के चांसेस भी उतने बढ़ जाते हैं। तो ये भी बढ़िया मौका होता है। जिनके पास ज़्यादा बजट नहीं होता, जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते, वो भी इसको आसानी से कर सकते हैं। कंप्यूटर डिप्लोमा आजकल आपके आसपास से भी हो जाता है। नेक्स्ट जो बात करूंगा वो बात करूंगा एमबीए का। जी हाँ, नाम सुनकर कई बार आपको लगता है कि एमबीए मतलब कि सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स सेक्टर के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस भ्रम को तोड़ दूं मैं आपको कि आप किसी भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, आप एमबीए कर सकते हैं। लेकिन एक बात बता दिया जाए कि आप ये एमबीए तभी कर सकते हैं जब आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो। एमबीए ग्रेजुएशन के बाद होता है। ग्रेजुएशन आपने किसी भी सब्जेक्ट से किया हो, 3 साल का कॉलेज अगर आप पढ़ चुके हैं, तब आप एमबीए की ओर जा सकते हैं। एमबीए करके किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी या नेशनल कंपनीज़ में या इवन फॉरेन में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपके मार्क्स अच्छे होने चाहिए, आपका नॉलेज अच्छा होना चाहिए। एमबीए भी एक ऐसी चीज़ है कि आपके पास नॉलेज कितना है। आप इंटरव्यू आपके होते हैं इन अलग अलग नौकरियों के लिए, उन इंटरव्यू में आप कैसा परफॉर्म करते हैं, आपके एग्ज़ाम में कैसा परफॉर्म करते हैं, उस पर निर्भर करेगा। ऐसा नहीं है कि एमबीए कर लिया और जॉब मिल गया। लेकिन ये आफ्टर 12th की बात नहीं है। एमबीए जो है वो ग्रेजुएशन के बाद होता है। अगर मैंने इस ऑप्शन में इसलिए शामिल किया है कि अगर आप एमबीए के बारे में सोच रहे होंगे, मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर या बड़े पदों की चाह रखते होंगे, या खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो एमबीए एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन उससे पहले आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, चाहे वो बीबीए करें आप या फिर कोई भी और ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स चुनकर आप करें। लेकिन इस ओर भी सोचा जा सकता है, लेकिन इसके लिए पैसे चाहिए होते हैं। एमबीए के कोर्सेज़ आमतौर पर महंगे होते हैं। अगर आप स्कॉलरशिप पाते हैं तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो एमबीए भी एक अच्छा ऑप्शन है। तो ये कुछ ऐसे ऑप्शंस थे जिनके बारे में मैंने बात किया। सातवां ऑप्शन भी मैंने इसमें शामिल किया है, हालांकि ये इसमें ना शामिल करके कम बजट वाले कोर्सेज़ में शामिल किया जा सकता था, लेकिन मैंने आईटीआई कोर्स इसमें शामिल किया है। क्योंकि अगर आप बड़े कॉलेजेस से, जैसे बड़ी सिटीज़ इंदौर, बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, बड़ी बड़ी जगहों पे जो टॉप की आईटीआई कॉलेजेस है, वहाँ से आईटीआई करते हैं आप 12th के बाद ही कर सकते हैं, 10th के बाद भी कर सकते हैं। तो आपके जॉब के चांसेस 90% मैं मानता हूँ बढ़ जाएंगे। आईटीआई वालों के लिए आप कोई भी जॉब की वेबसाइट निकाल लीजिए या न्यूज़पेपर निकाल लीजिए या नॉलेजेबल व्यक्ति से पूछ लीजिए, आईटीआई वालों के लिए पोस्ट हर साल निकलता है। चाहे वो रेलवे हो या हमारी जो नवरत्न कंपनियां हैं, चाहे फॉर एग्जांपल भेल, एनटीपीसी, इन सभी में आईटीआई के लिए पोस्ट निकलते हैं। आईटीआई के बारे में मैं सेपरेट वीडियो एडमिशन प्रोसेस से लेकर इसके फ़ायदे और कैसे नौकरी पाया जा सकता है, इसका पूरा सेपरेट वीडियो मैं अलग से लेके आऊँगा। यहाँ इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। लेकिन आफ्टर 12th ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। आप प्राइवेट कॉलेज से भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज से भी कर सकते हैं, लेकिन माना जाता है कि जितने अच्छे कॉलेज से आप करेंगे, आपके जॉब के चांसेस बढ़ जाएंगे। और ज़्यादातर तो कैंपस सेलेक्शन से ही आपको पढ़ाई कंप्लीट होते ही आपको नौकरी मिल जाती है। तो गाइस, ये थे कुछ ऐसे ऑप्शंस जो मैंने आपको बताए, जहां सब्जेक्ट मैटर नहीं करता। आप इन कोर्सेज़ की ओर सोच सकते हैं, देख सकते हैं। इनकी फुल डिटेल मैं सेपरेट वीडियोस में आगे चलकर लाऊंगा। आप अपने सोर्सेज से भी इनके फुल डिटेल्स ले सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा और आपको यूज़फुल लगा कहीं से कहीं तक थोड़ा सा भी, तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यही हमारी इंस्पिरेशन होता है नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए। तो अ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये पार्ट 3 था। पार्ट 4 में हम बात करेंगे स्पेशली कॉमर्स वालों के लिए कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, जहां कॉमर्स के बच्चे एडमिशन ले सकते हैं या कॉमर्स के बच्चे अपना कैरियर बना सकते हैं। तो वेट करिए नेक्स्ट वीडियो का, जिसमें बहुत ख़ास चीज़ें बताने वाला हूँ कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए।